हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट है ना। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स है ना, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग दो मेथड्स पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। एक तो हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस और दूसरा सीखने वाले हैं एलिमेंटरी कैलकुलस है ना। तो वेक्टर एनालिसिस को ब्रीफ में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे क्या होता है ये है ना। और जो एलिमेंट्री कैलकुलस है इसका हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में लेने वाले हैं है ना। तो कैलकुलस को हम लोग ब्रीफ में सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड में, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सब में फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग वेक्टर एनालिसिस है ना। तो वेक्टर एनालिसिस सीखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लास्ट चैप्टर जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। तो कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी सीखा, डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे डायमेंशन निकालते हैं डिफरेंट क्वांटिटी के, ये सीखा, यूनिट क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट क्या होते हैं, वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PQ भी बोलते हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने देखा कि दो चीजों की जरूरत होती है ना, N और दूसरा U, वेयर N इज व्हाट, N इज अ मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और U क्या होता है, U इज अ यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने देखा कि सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है ना। वो कौन सी दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट है ना। फॉर एग्जाम्पल है ना, एक रॉड है या फिर एक ये वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है ना। तो लेंथ, ये क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे मैं 2 मीटर लिख दूंगा। तो इसमें जो पार्ट 2 है, ये 2 क्या है, 2 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी है ना। और ये जो मीटर है ना, जिसको शॉर्टकट में M लिखते हैं हम लोग, मीटर है, मीटर क्या है, मीटर इज अ यूनिट ऑफ दैट लेंथ है ना। लेंथ जो क्वांटिटी है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। और लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो हम लोग अभी तक सीख रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कोई भी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज यूनिट है ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो कंप्लीटली इस दो चीजों से डिस्क्राइब नहीं होते। मतलब उनका मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये दो चीज हम लोग दे देंगे तो ये दो चीजों से वो कंप्लीटली क्या नहीं होते, डिस्क्राइब नहीं होते, या फिर कंप्लीटली उनका आइडिया हम लोग को नहीं मिलता है ना। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है ना, जो पॉइंट A पे है, एक ये पॉइंट A है जहां पे एक बॉडी है ना, और इस बॉडी को जाना है पॉइंट B पे। अब A से B तक का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर डिस्टेंस है ना। अब ये बॉडी A यहां से निकला है ना, यहाँ पे ये यहां से एक बॉडी निकला, पॉइंट A से एक बॉडी निकला, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा वो है ना। तो 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद डिस्टेंस वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, बराबर है ना। लेकिन अगर वही सेम बॉडी यहां से इस डायरेक्शन में निकलेगा और 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो कहां पे पहुंच जाएगा, वो किसी और पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसको नाम देते हैं हम लोग C है ना। अगर मान लो वही सेम बॉडी यहां से निकला लेकिन वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता गया है ना, तो 10 मीटर के बाद वो इधर किधर पहुंच जाएगा है ना, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है हम लोग को, इससे एक चीज ये समझ में आती है हम लोग को कि एक सक्सेसिव पॉइंट से दूसरे सक्सेसिव पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ता है ना। तो वही, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं है ना। तो इससे क्या समझ में आता है हम लोग को, इससे ये समझ में आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अगर हम लोग बोलेंगे हम लोग है बॉम्बे में अभी और हम लोग को जाना है गोवा, तो बॉम्बे से गोवा जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवल करना चालू करेंगे, तो कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम लोग गोवा को पहुंचेंगे है ना। अगर हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम गोवा पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, या फिर हम लोग बोलेंगे सिंपल डिस्प्लेसमेंट के लिए, हम लोग को डायरेक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं जहां पे डायरेक्शन का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये दो चीजों से हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं।
जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि मास हो गया, है ना। मैं बोलूंगा 2 kg का मास है ना, तो 2 kg 2 बताता है कि इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। और kg क्या बता रहा है, इसका यूनिट है ना। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 1 kg है ना, तो ये कितना है मास, 2 टाइम्स ऑफ 1 kg। इससे हम लोग को क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ये पूरी तरह से डिस्क्राइब हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब एक बॉडी है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, मैं ऐसा बोलूंगा, है ना। तो ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा क्या, 10 मीटर यहाँ पे क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, और मीटर पर सेकंड क्या है, ये इसका यूनिट है ना। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पे मैं जब डायरेक्शन बता दूंगा ये वाला, तो ये क्वांटिटी अब कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग जब देखते हैं ब्रीफ में, तो हम लोग को समझ में आता है कि कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से, उसके यूनिट से कंप्लीटली हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। और कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से कंप्लीटली हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कंप्लीटली हम लोग उसको समझ नहीं सकते, है ना। तो वहां पे उनका डायरेक्शन भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो चलो इसी को हम लोग अभी ब्रीफ में आगे सीखने वाले हैं, है ना। अब देखो जो क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, वैसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं या फिर स्केलर्स बोलते हैं, है ना। और ऐसे कुछ क्वांटिटी, ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट काफी नहीं होता है, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं होता है, उसके साथ साथ उनको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। विदाउट डायरेक्शन दे कैन नॉट कंप्लीटली डिस्क्राइब, है ना। तो ऐसे जो क्वांटिटी होते हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, वैसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, है ना। समझ में आया। अब देखो स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे, दो चीज देखे हम लोगों ने, लेंथ और मास। तो हम लोग देखे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, है ना, एक्सेट्रा, है ना। दीज ऑल आर दी स्केलर क्वांटिटीज, है ना। ऐसे क्वांटिटी जिन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और यूनिट, ओके, यूनिट तो दोनों जगह रहेगा, हर जगह यूनिट रहेगा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है सिर्फ, तो वैसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ना, जहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। तो अब देखो ये जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो होता है ना, बहुत ईजी होता है ना। जनरल अलजेब्रा से हम लोग इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 मैंगो लेके आया, है ना, और मेरे घर पे ऑलरेडी 4 मैंगो थे, है ना। तो अब मेरे घर पे कितने मैंगो हो गए, 7 मैंगो, 3 + 4 7 हो गए, है ना। उसी तरह से मेरा मास 75 kg था, है ना, और मैंने जिम जाके क्या किया, मैंने जिम जाके 8 kg मास क्या कर दिया, लूज कर दिया, है ना। तो देखो 75 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 67 kg, है ना। तो देखो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनको जनरली हम लोग जैसे हमारे अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो उसी तरह से इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। समझ में आया ये। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, दैट इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जिसको हम लोग को आज ब्रीफ में समझना है, दैट इज वेक्टर्स, है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी को समय पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, है ना, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं ना, एक हो गया फोर्स को देखो ऑलवेज डायरेक्शन होती है, वेट देखो, वेट को ऑलवेज हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कोर से हम लोग को खींचता है और हम लोग अर्थ के सरफेस पे, इसलिए ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन बताते हैं ना। उसके बाद वेट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, एक्सेट्रा, ऑल दैट आर वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। अब देखो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ना, इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, जैसा स्केलर क्वांटिटी का नॉर्मल अलजेब्रा से हम लोग करते हैं वैसा इसका नहीं होता है, इसका रूल्स ही अलग है ना। वो हम लोग आगे ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग को पता है, हम लोगों ने देखा अभी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ
क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी है ना, एक बॉडी है, क्वांटिटी ने बोलेंगे एक बॉडी है जो एक पॉइंट P से Q पॉइंट तक वो चली गई। तो P पॉइंट से P पॉइंट से वो निकली और Q पॉइंट पे वो पहुंच गई ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक, है ना। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बना देते हैं एक एरो, है ना, एक एरो बना देते हैं, है ना। अब वो क्वांटिटी कहां से निकली, P से निकली और Q के तरफ गई ना, तो कहां पे गई वो, किस डायरेक्शन में जा रही है, Q के तरफ जा रही है ना। तो Q की तरफ जा रही है, इसके लिए एरो हेड हम लोग बताएंगे Q की तरफ, है ना। अगर वही सेम क्वांटिटी, वही सेम बॉडी Q से निकली और P के तरफ पहुंची हो, है ना, Q से निकल के P की तरफ जा रही है, तो एक एरो हेड बताएंगे, एरो बना लेंगे हम लोग, है ना, एक लाइन बना लेंगे और एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का हेड किधर रहेगा, P के तरफ रहेगा। एरो हेड क्या बताता है कि डायरेक्शन, किधर से किधर वो जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, ये हम लोग को यहाँ पे पता चलता है ना। और ग्राफिकल वे में क्या होता है कि अब ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, है ना। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो भी लाइन सेगमेंट है, एरो हेड का जो सेगमेंट है, इसकी लेंथ जो रहेगी, विच दैट लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, है ना, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, है ना। अगर मैं बोल दूं कि ये 2 है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर 3 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, है ना। तो ये जो भी लाइन सेगमेंट का जो भी इसका लेंथ रहेगा, वो क्या करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी को शो करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, उस क्वांटिटी के, वेक्टर क्वांटिटी के, है ना। समझ में आया। देखो अब इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे भी राइट कर सकते हैं P Q और उसके ऊपर एक लाइन बता दो ऐसे, इसको बोलेंगे PQ वेक्टर, है ना। या फिर यहां पे हम लोग ऐसे बता सकते हैं Q P वेक्टर, मतलब Q से स्टार्ट हुआ P की तरफ गया, है ना। और ये जो एंड होता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेल, है ना। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है एरो हेड, है ना। ये तो हम लोग को पता है ना। तो ये हो गया टेल और ये हो गया एरो हेड, है ना। समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिंगल क्वांटिटी से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि एक्स बोलो या फिर P बोलो, P वेक्टर बोलो, Q वेक्टर बोलो, है ना। तो सिंगल क्वांटिटी से भी हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इस एग्जांपल में अगर हम लोग बोलेंगे वेक्टर PQ, है ना, वेक्टर PQ इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर है ना। अब देखो वेक्टर है मतलब यहाँ पे अपने को डायरेक्शन मिली, प्लस यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिला, और यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे यूनिट मिल गया इसका, है ना, मीटर में, है ना। और उसी तरह से इस क्वांटिटी को बताना है तो कैसे बताएंगे, वेक्टर QP इज इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पे डायरेक्शन देखो, यहाँ पे Q से P बता रहा है, तो यहाँ से Q से P की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन हमको मिल गया। 3 इसका मैग्नीट्यूड, और M क्या है इसका, मीटर मींस यूनिट है इसका, है ना। इसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है ना, इस क्वांटिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, सपोज हमारा क्वांटिटी है x वेक्टर, ये क्वांटिटी है, x वेक्टर की वैल्यू है 8 मीटर, है ना। ये x वेक्टर की वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग को पता है 8 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, बराबर 8 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2 लाइन बना दो, है ना। ये 2 लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड बोलते हैं, 2 लाइन को मॉड बोलते हैं, और ऊपर हम लोग ऐसे इसका एरो हेड बता देंगे वेक्टर का, है ना। तो ये मॉड आ गया, मतलब क्या है, मॉड क्या शो करेगा, मॉड शो करेगा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, जो भी वो क्वांटिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। तो देखो मॉड x वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 8 है, मतलब x वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड 8 है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग शो करते हैं मॉड x बार से। ओके, समझ में आया। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में समय फर्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर बोल सकते हैं हम इसको, है ना। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर है a, है ना, देयर इज अ वेक्टर a, है ना, एक वेक्टर a है, तो मॉड a इज इक्वल टू क्या होगा 0, है ना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोल सकते हैं ना। तो आप लोग बोलोगे भाई जीरो वेक्टर नल वेक्टर की क्या जरूरत है ना, इसको क्यों बनाया गया, है ना, ऐसे टाइप का वेक्टर बनाया है क्यों, है ना। तो देखो अगर कोई पार्टिकल है जो स्टेशनरी है ना, अब एक आधा पार्टिकल या फिर एक बॉडी है जो रुकी हुई है, जैसे मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, है ना, मैं किधर मूव हो रहा हूँ क्या, नहीं रुका हुआ, है ना। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैं स्टेशनरी पोजीशन में हूँ, स्टैटिक पोजीशन में हूँ, तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या है, 0 है ना।
अगर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो जीरो रहेगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, वहां पे जीरो रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है ना। तो ये होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नल वेक्टर, है ना, समझ में आया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। अभी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स, है ना। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स या नंबर ऑफ वेक्टर्स रहेंगे तो उतने वेक्टर्स, वो वेक्टर मिला के जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला सिंगल वेक्टर, है ना, वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, है ना। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या, रिजल्टेंट वेक्टर को आप लोग सिंपल समझ सकते हैं, जैसे कि सब एक वॉल है, एक वॉल को हम लोग को कंप्लीट करना है ना। तो वॉल को कंप्लीट करने के लिए सपोज 8 वर्कर्स को 8 वर्कर्स मिलके उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए उनको 8 दिन लग रहे, है ना। तो लेकिन एक ऐसा बंदा है हमारे पास, ऐसा स्किल्ड वर्कर है जो अकेला ही क्या करेगा, 8 दिन में वो पूरी वॉल को कंप्लीट कर देगा। पूरी दीवार बनाने के लिए वो अकेला ही बंदा 8 दिन में वो पूरा दीवार को बना देगा, है ना। तो अब ये वर्कर को, ये जो सिंगल वर्कर है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं कि वो 8 वर्कर का रिजल्टेंट वर्कर है, ऐसा बोल सकते हैं कि 8 वर्कर को मिलके वो दीवार बनाने के लिए 8 दिन लग रहे, और ये अकेला ही वर्कर क्या कर रहा है 8 दिन में अकेला ही वो पूरा दीवार बना दे रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर, है ना। अभी ऐसा वेक्टर का फॉर्म होता है अगर दो वेक्टर्स है या फिर दो फोर्सेस है, या फिर दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये वेक्टर P है ना, और दूसरा है वेक्टर Q। दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन अपोजिट है ना। मतलब ऑफ P इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q है ना। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर फॉर्म करेगा ना। मतलब जब दो ऐसे वेक्टर है जो क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो वैसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर बोलेंगे, है ना, समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप होता है इक्वल वेक्टर, है ना। अब इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, इक्वल वेक्टर मतलब अगर मान लेते दो वेक्टर है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, और अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों अगर सेम रहते हैं तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर है ना। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन है, सब में पहले तो दोनों के दोनों जो क्वांटिटी है वो कैसे होने चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए, है ना। अगर वेक्टर P लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर Q भी लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। अगर वेक्टर P मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर Q भी मास को रिप्रेजेंट करना चाहिए, या फिर दोनों भी जो क्वांटिटी है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बट सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, सेकंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। और थर्ड इज दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो वेक्टर P और Q ये दो कैसे है, इक्वल वेक्टर है, ये हम लोग कब बोल सकते हैं, अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। दूसरा दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, ऐसे हम लोग मान लेते दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मॉड P इज इक्वल टू मॉड Q है ना। और ये जो दोनों क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये दोनों के दोनों क्या है, फोर्स है ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों कैसे इक्वल वेक्टर है ना, समझ में आया। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, है ना। अब पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो क्या करता है, कोई भी एक पॉइंट का क्या करता है, पोजीशन डिनोट करता है ना, विद रिस्पेक्ट टू दी रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से। रिस्पेक्टिव कोई भी कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से, जो भी कोऑर्डिनेट में वो पार्टिकल है उस कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से उस पार्टिकल तक की जो पोजीशन है उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वैसे टाइप के वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। तो इस मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, कोई भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल P है सपोज, है ना। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो अब इस ओरिजिन से इस पार्टिकल तक का जो ये वेक्टर रहेगा इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको इसका पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं ना। मे बी इफ इट इज वेक्टर R, है ना, तो वेक्टर R इज अ पोजीशन वेक्टर हियर फॉर पॉइंट P, है ना, क्योंकि पॉइंट P को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से, है ना, उसकी पोजीशन बता रहा है।
समझ में आया? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, है ना। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज 1 होता है, यूनिटी होता है। जैसे उसके नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोग की उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना, इन अ गिवन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, है ना। तो अब यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है कि कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन बताना, ना, सिर्फ ये डायरेक्शन बताने के लिए इसको यूज किया जाता है ना। तो अब यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर को सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। ऊपर ऐसे एक छोटी सी कैप बना देते हैं ना, तो अगर ये यू कैप आ गया मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है ना। तो जनरली उसको कैप बना के हम लोग डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, है ना। और यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग को यहां से मिल जाता है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी जो प्रॉपर वेक्टर है, सपोज हम लोग मान लेंगे कि वेक्टर p है यहाँ पे, ना, तो वेक्टर p है तो वेक्टर p डिवाइडेड बाय मॉड p, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड p मतलब क्या था? कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। तो अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके मैग्नीट्यूड से उस प्रॉपर वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, है ना। और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, है ना। उस वेक्टर की डायरेक्शन शो करने में हम लोग को बहुत हेल्प करता है ना। इसको डीप में हम लोग आगे देखेंगे, जैसे जैसे बढ़ते हैं वहां पे यूनिट वेक्टर का और हम लोग को ब्रीफ में देखने मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वेक्टर ऑपरेशंस, है ना। और वेक्टर ऑपरेशन मतलब वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सब हम लोग को ब्रीफ में देखना है। तो सब में फर्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। देखो, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है? देखो, सिंपल कुछ नहीं होता है। सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग को तो पता है स्केलर क्वांटिटी का तो सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब हमारे नॉर्मल क्वांटिटी के जैसा होता है, नॉर्मल अलजेब्रा के रूल के जैसा होता है ना। जैसे आंकड़े होते हैं वैसे ही करना है हम लोग को, है ना, कुछ नहीं करना है ना। अब सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक p वेक्टर है ना, और यहाँ पे एक s है जो एक स्केलर क्वांटिटी है s। ओके, तो अब s ये स्केलर क्वांटिटी को p वेक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ना। तो इसका आंसर मान लेते हैं कि q वेक्टर इसका आंसर आ जाएगा। उसकी वैल्यू क्या रहेगी? p वेक्टर इंटू s, है ना। जो भी s हमारा स्केलर क्वांटिटी है उसको सिंपल ये p वेक्टर के वैल्यू से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है ना। और दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा जो कि q वेक्टर रहेगा, है ना, इसका डायरेक्शन और p वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। तो चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। हम लोग को जैसे पता है एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन हम लोग को पता है एक्सीलरेशन क्या रहता है? एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। उसके बाद देखो मास क्या होता है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और उसके बाद फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। हम लोग को पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, है ना। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स कैसे मिलता है हम लोग को? मास इंटू एक्सेलरेशन। सपोज एक मास है 5 kg का, है ना, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे फोर्स हम लोग को कैसे मिल जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मतलब 5 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 10, है ना। तो 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड बोलो या न्यूटन बोलो, है ना। तो न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। तो जिस जो डायरेक्शन थी एक्सेलरेशन की, वही सेम डायरेक्शन हम लोग को यहाँ पे फोर्स की भी देखने मिलेगी, क्योंकि फोर्स एक नया वेक्टर है जो एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिल रहा है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है एक वेक्टर क्वांटिटी का एक स्केलर क्वांटिटी से। सिंपल, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ओके, समझ में आया ये? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो अब अगर वेक्टर दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? देखो, अब सिंपल क्या होता है, अगर दोनों क्वांटिटी हमारे कैसे रहेंगे, दो या दो से ज्यादा जो क्वांटिटी रहेंगे वो कैसे रहेंगे? अगर सेम टाइप के रहेंगे, सेम टाइप मतलब विच आर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत सिंपल वे से हो जाएगा। सिंपल उनके मैग्नीट्यूड को हम लोग को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है एज ए अलजेब्रा, है ना। तो सिंपल अलजेब्रा जैसा करते हैं हम लोग, वैसे ही उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग को सिंपल ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। उस तरह से हम लोग को उसका जो भी उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन उस तरह से इजीली हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर दो फोर्सेस है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को पता है। दो फोर्सेस है, मान लेते हैं F1
है एक फोर्स और एक फोर्स है F2 और एक फोर्स है F3, है ना। अगर ये तीन फोर्स है और तीनों के तीनों फोर्सेस है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो इसका अगर हम लोग एडिशन करेंगे हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग को एक इनका सिंगल वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज लाइक दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो इसका ये जो सिंगल F वेक्टर रहेगा इसका डायरेक्शन सेम रहेगा इन तीनों के डायरेक्शन के, है ना। ये तीनों का जो डायरेक्शन रहेगा वही इसका भी डायरेक्शन रहेगा, है ना, क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव वेक्टर है, कोई नेगेटिव नहीं है। तीनों का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ये तीनों का, है ना। मे बी ये दो फोर्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इनको ऐड कर देंगे तो हम लोग को एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। इजी वे से हम लोग इसको कर सकते हैं, सेम वे इसका हम लोग सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन सब में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारे के सारे जो क्वांटिटी है वो कैसे होने चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाले होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये तीनों की तीनों फोर्स है। अगर मैं बोलूं एक फोर्स है और एक फोर्स वेक्टर है और एक वेलोसिटी वेक्टर है और ये दोनों को मुझे ऐड करना है तो इसको मैं ऐड नहीं कर सकता, है ना। इसको मैं ऐड कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ये डिस्क्राइब कर रहा है फोर्स को, है ना, और ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, वेलोसिटी को, और दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते इजीली, है ना, इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। या फिर वेलोसिटी वेक्टर है और एक एक्सीलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर को ऐड कर दो बोलेंगे तो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ओके, इस मेथड से नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो सब में इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाले वो वेक्टर होने चाहिए, तभी उसको हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं और उससे हम लोग को क्या मिलेगा, डायरेक्टली उसका रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलने वाला है ना, जो क्या करेगा, ये तीनों मिलके जितना फोर्स पे जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये अकेला सिंगल फोर्स। ओके, समझ में आया। अब दो वेक्टर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को पैरेलल है ना, पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका एडिशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलो वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब मान लेते हैं दो वेक्टर है हमारे पास P और Q, है ना, ये है वेक्टर P, है ना, और दूसरा एक वेक्टर है, ये है वेक्टर Q, है ना। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा हम लोग को R, है ना, विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, है ना। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जिसका डायरेक्शन ये दोनों के डायरेक्शन के सेम रहेगा ना। हम लोग इसको वैल्यू दे देते हैं और इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये है 5 और ये है सपोज 4, तो रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9, है ना। तो अगर ये फोर्सेस है तो न्यूटन में रहेगा, तो ये भी न्यूटन में आ जाएगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन सेम रहेगा एज द डायरेक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो है ना। लेकिन अगर मान लेते दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो अब क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूं कि इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब वापस से होगा वही, लेकिन यहाँ पे एडिशन के जगह पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ तो क्या होता है, वो नेगेटिव वेक्टर होता है, हम लोगों ने देखा है ना, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर होता है ना। तो डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्शन, अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वो रहेगी जो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन है ना। अब ये दोनों में से बड़ा वाला वेक्टर कौन सा है, 5 है, देखो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वही इसकी डायरेक्शन रहेगी, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किधर रहेगा, ऐसा रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, ऑफ 1 न्यूटन, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन, है ना। तो ये रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर 1 न्यूटन ये डायरेक्शन में, क्योंकि बड़ा वाला जो फोर्स है, बड़ा वाला जो भी हमारा वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका डायरेक्शन इधर है, इसलिए इधर डायरेक्शन बताया, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे Q वेक्टर की वैल्यू है 8 न्यूटन, है ना, अब क्या हो जाएगा, अब वापस से सेम वही, देखो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को Q माइनस P करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि Q हम लोग क्या करेंगे, Q माइनस P वेक्टर करेंगे, क्योंकि बड़े में से हम लोग हमेशा छोटे को माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा Q की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 5, तो कितना आ गया, 3 न्यूटन का आंसर आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा यहाँ पे 3 न्यूटन, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, अभी डायरेक्शन उसकी रहेगी Q वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब इधर रहेगी डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन रहेगी इधर। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है।
अब ये तो देखा हम लोगों ने दो वेक्टर का, अगर दो से ज्यादा वेक्टर रहेंगे तो क्या होगा, वो भी ऐसे ही होगा, है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके तुम लोग को, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर रहेंगे, देखो अभी एक वेक्टर है ऐसा, ये है पी वेक्टर, है ना, जिसकी वैल्यू है सपोज 11 न्यूटन, 4c ले लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा हमारे लिए, 11 न्यूटन। दूसरा एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है इधर 4 न्यूटन, है ना, और एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है इधर 1 न्यूटन, है ना, ये है क्यू वेक्टर, है ना, और ये है आर वेक्टर, है ना, पी क्यू आर, है ना, ये आर की जगह हम लोग इसको कुछ और पॉइंट दे देते हैं, ये एस वेक्टर है सपोज। ओके, तो अब इनका हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है या फिर इनका हम लोग को सिंपल एडिशन करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको हम लोग आर वेक्टर नाम दे देते हैं ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सब में बड़ा है पी, तो पी का डायरेक्शन इधर है, राइटवर्ड है ना, तो अब इसमें से, और राइटवर्ड डायरेक्शन किसका है, देखो सेम डायरेक्शन में कौन से, पहले उनको लिख देना, है ना, क्योंकि वो ऐड होंगे, है ना, तो ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो पी वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, एस वेक्टर, है ना, ये एस वेक्टर आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों को पहले लिख दिया ना। अब इसका डायरेक्शन इधर है, लेफ्टवर्ड जा रहा है ना, तो इसके लिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस, है ना, अपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, माइनस आएगा, है ना, तो माइनस क्यू वेक्टर ना, तो इस तरह से इसका एडिशन करना है सिंपल। अब देखो p का वैल्यू कितना है 11, उसके बाद 1, इसका कितना है प्लस, s वेक्टर का वैल्यू है 1, उसके बाद q वेक्टर कितना है -4, तो देखो 11 प्लस क्या हो गया 12, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, तो 8 न्यूटन आ गया। देखो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया 8 न्यूटन, है ना। अब यहाँ पे देखो सिंपल से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये इसका आंसर पॉजिटिव आया, मतलब क्या रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा जो बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन, सब में बड़ा वाला कौन सा, ये वाला है, तो इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे इसका रहने वाला है। ओके, समझ में आया ये। अब देखो ये तो देखा हम लोगों ने कि अगर दो वेक्टर जो सेम क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर वो पैरेलल रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग ने देखा। दो या दो से ज्यादा वेक्टर ना पैरेलल रहेंगे, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अगर अब दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहेंगे, उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहेंगे उन वेक्टर्स के, तो उनका हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो अभी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ना, और इसका मकसद क्या है, ये इसलिए बनाया गया है कि अभी तो हम लोगों ने देखे दो पैरेलल जो रहते हैं वेक्टर्स, उनको कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजीली हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर कुछ ऐसे वेक्टर्स है जो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है ना, जो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। फॉर एग्जांपल सिंपल मैं तुम लोग को बताता हूं, यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर है ना, सपोज ये है वेक्टर p, है ना, ये ऐसा है, और दूसरा एक वेक्टर है, ये है वेक्टर q, ये ऐसा है। अब ये दोनों वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखो आप, ये एक दूसरे को पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, दिख रहा है हम लोग को ना। अब इनको हम लोग कैसे इनका एडिशन करें, है ना, इनका एडिशन कैसे करें और कैसे इनका हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, है ना। तो इसलिए बनाया गया है ट्रायंगुलर लॉ, है ना। तो अब ट्रायंगुलर लॉ से पहले और एक चीज आप लोग को ये समझनी होगी कि कोई भी जो वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर को उस प्लेन में हम लोग किधर भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। पैरेलली शिफ्टिंग मतलब अब ये वेक्टर यहाँ पे ऐसा है तो इसको उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ पैरेलली, है ना। मतलब ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, इधर ये ऐसे नहीं करूंगा, है ना, जैसा है वैसा ही उठा के इधर रख दो, है ना, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, है ना। जितना इसका एंगल है, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से जितना इसका यहाँ पे एंगल है ना, सपोज मान लेते ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे इसका एंगल 60 डिग्री, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, है ना। तो सेम मतलब इसकी लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ की मैं यहाँ पे लाइन बनाऊंगा, क्योंकि वो लेंथ क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने देखा वेक्टर के जो भी ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या डिनोट करती है, उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करती है। तो लेंथ कम ज्यादा तो नहीं कर सकते, है ना, तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे इसका एंगल जो रहेगा वो भी कितना रहेगा 60 रहेगा, है ना। पैरेलली शिफ्ट करना, इसको उठा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैंने रख दिया, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना, और यहां से इसका एंगल कितना है 60 है, एंगल नहीं चेंज किया, है ना। इसको उठा के मैं यहां पे भी रख सकता हूं, है ना, देखो इसको उठा के मैं यहां पे भी रख सकता हूं, ये एंगल नहीं चेंज होगा, ये 60 रहेगा, इसकी लेंथ भी नहीं चेंज होगी, इसकी लेंथ सेम रहेगी, है ना। तो मतलब कोई भी वेक्टर को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पैरेलली किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास आजादी है ना।
ये हम लोग कर सकते हैं। पैरेलली हम लोग कोई भी वेक्टर को किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना। तो जब भी हम लोग को ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करना है तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना होता है, सब में फर्स्ट हम लोग को, जो हम लोग को दो गिवन वेक्टर दिए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा, है ना, तो उनको क्या करना है आपको, उनको आपको हेड टू टेल ज्वाइंट कर लेना है ना। अब हेड टू टेल ज्वाइंट करना मतलब क्या करना रहता है, देखो मैं बताता हूं तुम लोग को, है ना। तो सिंपल क्या करना है, पहला वाला जो वेक्टर है, सपोज एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को ले ले, है ना, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है हमारा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा दूसरा वाला वेक्टर है जो इंक्लाइंड है, तो इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके लाएंगे, है ना। तो क्या करना है, पहला जो वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है उसके हेड से इसके टेल को ज्वाइंट करना है। क्या करना है, इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइंट करना है। देखो वेक्टर में इसको क्या बोलते हैं, जो एरो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, एरो हेड, है ना। और जो एरो हेड जहां पे नहीं है उसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। टेल मतलब पूंछ, है ना, ये मतलब हेड मतलब सर उसका, है ना। तो ये हेड है और ये टेल है ना। तो दूसरे वाले के टेल को पहले वाले के हेड से जुड़ा देना है हम लोग को, है ना। तो इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, यहां पे लाके इसको ऐसे रख देंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे लाके यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखो इसकी लेंथ भी मुझे नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। अब इसको यहाँ पे ला लिया तो इसका काम नहीं, इसको हटा दो। अब ये यहाँ पे आ गया बेचारा, है ना। तो अब देखो, अब हमारा ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगुलर लॉ ये बोलता है कि अगर दो ऐसे वेक्टर जो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस दो साइड जो है, अब उसकी तीसरी साइड, उस ट्रायंगल की तीसरी साइड अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं अपोजिट सेंस में, ना, अपोजिट सेंस मतलब कैसा, देखो यहां मैंने बोला, देखो इसके हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ ना, तो अब तीसरी साइड अगर हम लोग इसको ट्रायंगल बनाना है तो यहां से इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना, इस ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा तो ट्रायंगल बनेगा, बराबर, है ना। लेकिन ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखो अब हेड से टेल जोड़ते जा रहे हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये हेड आया तो यहां से टेल लेके इधर हेड बनाना पड़ेगा, है ना। तो वैसा नहीं बनाना है, हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है, अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब जो थर्ड साइड हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कैसी रहेगी, वो इधर से इधर रहेगी, है ना। मतलब उसका जो, इसको इधर लिख देता हूं मैं, देखो उसका जो हेड रहेगा वो इसका हेड इधर रहेगा, है ना, और उसका टेल इधर रहेगा, है ना। लेकिन हमारे सीक्वेंस के हिसाब से कैसा होना चाहिए था, ये यहाँ पे हेड है, इसका टेल यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हेड खत्म हुआ, तो इसका टेल यहां से स्टार्ट होना चाहिए था और हेड इधर खत्म होना चाहिए था ना। लेकिन ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है, थर्ड जो साइड बनेगी जो रिप्रेजेंट करेगी ये दोनों का रिजल्टेंट या फिर दोनों का एडिशन का जो रिजल्टेंट आने वाला है उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली है जो थर्ड साइड है वो अपोजिट सेंस में रहेगी, है ना। अपोजिट सेंस में मतलब उसका हेड इधर रहेगा और उसका टेल इधर रहेगा, है ना। तो ये वाला जो वेक्टर बन जाएगा इसका डायरेक्शन रहेगा ऐसे इधर से इधर, है ना, और ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, है ना। मतलब r इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर रहेगा, है ना। समझ में आया, दिस इज आवर ट्रायंगुलर लॉ, है ना। इस तरह से ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई होता है, समझ में आ रहा है। चलो और एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है ना, a वेक्टर है, एक a वेक्टर है और एक दूसरा b वेक्टर है ना। और ये a वेक्टर और b वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक है यहाँ पे एक वर्टिकल है ना, एक वर्टिकल वेक्टर है a, ओके, ये a वेक्टर है, और दूसरा एक वेक्टर है ऐसे इस तरह से यहाँ पे है हमारा b वेक्टर, ओके। अब ये a और b वेक्टर, ये दो वेक्टर हम लोग को दिए और इसको हम लोग को ट्रायंगुलर लॉ से इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को निकालना है ना। तो अब ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहले क्या होता है, हेड टू टेल ज्वाइंट करो, है ना। अब मैंने बोला पहला वाला वेक्टर कौन सा लेंगे हम लोग, एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो रहेगा उसको पहला लेना है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है क्या, नहीं, बट यहाँ पे वर्टिकल वेक्टर है हमारे पास, है ना। तो इस वर्टिकल वेक्टर को सब में पहले एज इट इज रहने दो, है ना। क्या करना है अपने को, जो इंक्लाइंड वाला है उसको शिफ्ट करना है ना। इसको शिफ्ट करके लाना है, कहां पे लाना है, हम लोग कैसे जोड़ेंगे, हेड से टेल को जोड़ेंगे, है ना। मतलब ये पहला वाला वेक्टर है हमारा, है ना। तो दूसरा वाला वेक्टर का टेल इसके हेड पे आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे ला लेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा ना, इसको पैरेलल होना चाहिए परफेक्टली, है ना। आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो परफेक्टली पैरेलल ही जाएगा, है ना। और इसका जितना लेंथ है उसका इतना लेंथ होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। इधर से उधर शिफ्ट किए, मान लिया इधर 4 का है वेक्टर, 4 न्यूटन का वेक्टर है, इधर गया तो 6 न्यूटन हो गया, या फिर इधर 8 मीटर पर सेकंड का है, इधर गया तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और दोनों के दोनों जो भी वेक्टर है वो कैसे होने चाहिए, सब में इंपॉर्टेंट कैसे होने चाहिए,
सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए ना, दोनों वेलोसिटी वेक्टर होने चाहिए, दोनों फोर्स वेक्टर होने चाहिए, दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर होने चाहिए ना, एक वेलोसिटी एक फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर आ गया, यहाँ पे ये ए वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, अब इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, तीसरी वाली जो साइड रहेगी वही क्या रहेगी, इन दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर रहेगी, उससे हम लोग को इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है हम लोग को, अब हम लोग यहां से यहां गए, यहां से यहां पहुंचे, अब यहां से यहां आना है ना, लेकिन अब यहां से यहां आएंगे तो आप लोग बोलोगे कैसे आना चाहिए सर, है ना। अब एरो का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, देखो यहां से ये हेड से टेल जोड़ा, टेल से हेड आया, फिर टेल से हेड आया, तो यहां पे भी टेल से इधर हेड आना चाहिए, नहीं, रिजल्टेंट वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, हमको उल्टा करना है ना। इसका हेड इधर होगा और इसका टेल इधर रहेगा, है ना, मतलब यहां टेल से हेड नहीं जाएंगे, यहां हेड से टेल तरफ जाएंगे ना, या फिर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा फर्स्ट वेक्टर का, उससे लास्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट को हम लोग को ज्वाइंट करना, डायरेक्शन ऐसा रहेगा, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इधर से इधर रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड के लिए ये लाइन को गिन लो कितनी है, इसका डिस्टेंस निकाल लो, वो रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, ग्राफिकल अप्रोच में। समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा एंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, है ना। अब कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब सिंपल, जो हमारा वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना। अब कम्यूटेटिव होता है मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, है ना, मतलब कोई भी अगर दो एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग, इसको बेटर वे समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स है जिनको हम लोग को ऐड करना है ना, ट्रायंगुलर लॉ से हम लोग इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखो दो वेक्टर है उसको हम लोग को ऐड करना है ना। सपोज मान लो वापस से हम लोग ले लेंगे, ये हमारा वेक्टर P है और यहाँ पे ये हमारा वेक्टर Q है, ओके। अब इनको दोनों को हम लोग को ऐड करना है बाय ट्रायंगुलर मेथड। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेशनरी रखेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, है ना, या फिर इसको स्टेशनरी लगेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, है ना। और हम लोग को क्या करना है, हेड से टेल को जोड़ना है। तो पहला वाला हमारा मेथड हम लोग कर लेते हैं, इसको स्टेशनरी रखा, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे साइड में मैं बना लेता हूँ, इसको मैंने स्टेशनरी रखा क्यू वेक्टर को, है ना, इसको एज इट इज रखा, और इसके हेड से इसका टेल में जोड़ देता हूँ, ये पैरेलल है, इसको ऐसे पैरेलल में यहाँ पे लाइन बनाते हैं, ये हो गया हमारा पी वेक्टर, है ना। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, हम लोग को पता है, इसके हेड से इसके टेल को जोड़ना है ना। और ये क्या होता है, अभी इसका डायरेक्शन उल्टा आएगा, है ना, मतलब इधर से इधर आएगा डायरेक्शन, है ना। अब ये हेड से टेल की तरफ नहीं जाना है हम लोग को, टेल से हेड की तरफ ही जाना है। तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा। और ये क्या रहेगा, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ये दोनों का, है ना, विच इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, है ना। ये हम लोगों ने देखा अभी, है ना। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस वेक्टर को मैं एज इट इज रखूं, है ना, और ये वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, है ना। हम लोग को पता है हम लोग कैसे जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके हेड से, अब इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलली, हम लोग ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलली हम लोग किधर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो अब इस क्यू वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करेंगे, पहले क्या किया हम लोगों ने, क्यू को एज इट इज रखा, पी को शिफ्ट किया, अब पी को एज इट इज रखेंगे, क्यू को हम लोग शिफ्ट करेंगे, मतलब क्यू वेक्टर को इधर लेके जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे हम लोग, है ना। ये रहेगा हमारा क्यू वेक्टर बराबर, है ना। देखो ये हेड से इसके टेल को जोड़ दिया हम लोगों ने ना। अब क्या करेंगे, अब इसका ये एंड और ये एंड को जोड़ लेंगे ना, लास्ट पॉइंट से पॉइंट जोड़ लेंगे। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, इसका हेड किधर जाएगा, हेड इधर आएगा, टेल इधर रहेगा, ये रहेगा रिजल्टेंट, है ना, आर बार, है ना। अब देखो ये कैसा हो गया, क्यू आर बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, है ना। अब देखो, अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूं, इसको उठा के मैं डायग्राम को यहाँ पे रख दूं, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा हम लोग को, जो बुक में भी आपके दिया है ना, डायरेक्टली ये डायग्राम दिया है ऐसे। अब ये कहाँ से आया, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, ओके। तो ये है हमारा क्यू वेक्टर, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस डायग्राम से कि देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है ना।
और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है दैट इक्वल्स टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, यही है कि जो दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी के बीच में जो भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी टर्म करेंगे वो इंटरचेंजेबल रहेगा, है ना। मतलब सिंपल, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। पी के साथ क्यू को ऐड करो या क्यू के साथ पी को ऐड करो, दोनों सेम रहेंगे इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन ऑल्सो। देखो डायरेक्शन दोनों का भी, दोनों जगह पे डायरेक्शन सेम था रिजल्टेंट का, इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे भी रिजल्टेंट इधर से इधर जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम था, मैग्नीट्यूड भी सेम था, है ना। ये आगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, वहां पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे जोर देके बता रहा हूं आपको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम रहेगा, है ना। तो ये कम्यूटेटिव है ना। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, है ना। समझ में आया, मतलब P प्लस क्यू करो या Q प्लस P करो, दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कम्यूटेटिव। समझ में आया कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ना। तो अब इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएटिव लॉ, है ना। अब एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या, एसोसिएटिव लॉ मतलब सिंपल वही है कि जो भी हमारा वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, है ना। तो चलो अब इसको समझने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब देखो, अब मानते हैं हम लोग के तीन वेक्टर है ना। हमारे पास कितने हैं वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स है हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट जो वेक्टर है ये है सपोज हमारा वेक्टर ए, ओके। अब दूसरा हमारे पास और एक वेक्टर है ना, ये इस डायरेक्शन में है, ये है वेक्टर सी, ओके। और हमारे पास और एक वेक्टर है जो है वेक्टर बी, ओके। अब ये तीन वेक्टर है, ये तीनों को हम लोग को क्या करना है, एडिशन निकालना है बाय द ट्रायंगुलर लॉ मेथड, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, इनको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, हेड टू टेल मेथड से जोड़ेंगे ना। तो सब में पहले हमारा ये ए वेक्टर है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सब में पहले ये आ गया हमारा ए वेक्टर, है ना, वेक्टर ए आ गया, ओके। अब वेक्टर ए का ये हेड यहाँ पे है, इसका टेल इधर है, हेड यहाँ पे। अब इसके हेड से दूसरा वाला वेक्टर को हम लोग को ज्वाइंट करना है, जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको ज्वाइंट कर लो, है ना। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे भी कर सकते हैं, पहले इसको लो, पहले इसको लो, पहले इसको लो, किसको भी पहले ले लो, किसको भी बाद में ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला, ओके। तो देखो अब ये जो है सिर्फ डायग्राम थोड़ी चेंज होगी लेकिन जो रिजल्टेंट रहेगा वो सेम रहेगा, ओके। तो ये देखो अभी बी वेक्टर को ले लेते हैं हम लोग, बी वेक्टर का टेल इधर है, तो इसको इसके हेड से इसके टेल को हम लोग को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है हम लोग को, है ना। ये रहेगा हमारा बी वेक्टर, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग को थर्ड वेक्टर सी वेक्टर को ज्वाइन करना है, इसके हेड से इसके टेल को जुड़ा दो, है ना। तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो इधर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को और एक वेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये इधर टेल है इसका, इधर हेड है ना। ये है हमारा सी वेक्टर, ओके। अब बाय ट्रायंगुलर लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग के पास अभी दो ऑप्शन है। समय पहले ये दो वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो पहले, है ना। या फिर ए बी और सी तीनों का रिजल्टेंट एक साथ निकाल लो, है ना। या फिर बी और सी का रिजल्टेंट सब में पहले निकाल लो, है ना। अब देखो सिंपल मैं आपको बताता हूं, इस एसोसिएटेड लॉ को प्रूव करने के लिए सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो क्या है मेथड, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, तीनों को हेड से टेल को ज्वाइंट कर लिया हम लोगों ने। अब लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने ज्वाइंट किया। अब ये कैसा रहेगा, ये उल्टा रहेगा, हेड से टेल नहीं जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हेड से हेड जुड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। ये जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वहां पे टेल रहेगा उसका, जो फाइनल पॉइंट रहेगा वहां पे उसका हेड रहेगा। ये है रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर सिस्टम, है ना। तो ये तीनों वेक्टर का ये एडिशन है ना। तो आर ये जो है आर, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है तीनों का मिला के रिजल्टेंट, ओके। अब मान लेते हैं हम लोग कि ये जो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सिर्फ ये दो वेक्टर, वेक्टर सी को भूल जाओ, है ना। अभी फिलहाल के लिए वेक्टर सी को भूल जाओ। वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या रहेगा, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को हम लोगों ने जोड़ दिया यहां तक, ओके। अब क्या करना है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ये है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो यहां से इसको हम लोग को ज्वाइन कर देना है ना। अब यहां से इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या रहेगी, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ये दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, ओके। तो इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर इसका हेड रहेगा, है ना, क्योंकि टेल से हेड से टेल नहीं जोड़ेंगे हम लोग, अभी उल्टा आता है रिजल्ट, है ना।
तो रिजल्टेंट जो भी रहेगा इसका वैल्यू क्या रहता है, इसका वैल्यू रहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी वेक्टर। ओके, अब इसी तरह से ये जो वेक्टर a है इसको भूल जाओ। अब मान लो कि वेक्टर b और c हमारे पास ये दो ही वेक्टर है ना, और ये दोनों का हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। तो अभी दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर b, यहां से वेक्टर b स्टार्ट हुआ, इसके हेड से वेक्टर c के टेल को हम लोग ने जोड़ दिया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ लो, है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ेंगे तो डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर से इधर रहेगा डायरेक्शन, है ना। तो हेड्स की तरफ ही डायरेक्शन रहेगा, है ना। तो ये रहेगा इसका रिजल्ट, बी और सी का रिजल्टेंट ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो ये लाइन पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का एडिशन, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना। समझ में आया यहाँ तक, है ना। देखो अब ये डायग्राम हम लोग को मिल गई, जो हमारे बुक में दिया है वो डायग्राम हम लोग को यहाँ पे मिल गई है। ओके, अब इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये कैसा है, एसोसिएटिव है ना। ये दोनों का एडिशन एसोसिएटिव है। तो सब में पहले ये टोटल सिस्टम का रिजल्टेंट आर है। ओके, तो अब मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। क्या दे देंगे नाम इसको, पी क्यू आर एस, है ना। इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। ओके, तो सब में पहले देखो इन ट्रायंगल पी आर एस, है ना, इन ट्रायंगल पी आर एस, इसमें ट्रायंगुलर लॉ लगाते हैं इन ट्रायंगल पी आर एस में, है ना। अभी पी आर एस में ये आर जो है ये रिजल्टेंट है सिस्टम का। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं पी आर और आर एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहेंगे, पी एस वेक्टर रहेंगे। पी एस मतलब क्या है, ये आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका इसका है, दोनों का, ये और ये साइड का, है ना। तो ये साइड कितनी है, ये साइड है पी आर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, इसको ब्रैकेट में रख दो, ए प्लस बी, है ना। प्लस क्या आएगा, प्लस ये सी वेक्टर, है ना। तो प्लस सी वेक्टर, है ना। तो देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो ये आर वेक्टर का वैल्यू मिला हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर का इन ट्रायंगल पी आर एस में, है ना। अब इसी तरह से एंगल ले लो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, देखो ट्रायंगल पी क्यू एस ले लो, है ना। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू एस ले लो। देखो दोनों ट्रायंगल हम लोग को ऐसे लेने हैं कि जिसमें ये पी एस साइड आनी चाहिए, आर आना चाहिए उसमें, है ना। तो देखो पी क्यू एस ले लो। अब पी क्यू एस में आर जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमारा रिजल्टेंट रहेगा, बराबर। तो अब देखो आर इज इक्वल टू, अब ये पी क्यू एस में आर को छोड़े तो दो कौन से साइड है इसके, ये है साइड पी क्यू है ना। साइड पी क्यू मतलब कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, है ना। प्लस दूसरी साइड कौन सी है, साइड क्यू एस है। साइड क्यू एस मतलब क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, प्लस क्या आएगा, ए वेक्टर, है ना। तो प्लस ए वेक्टर, है ना। अब देखो यहाँ पे आर एच एस और एल एच, देखो इनके एल एच एस दोनों के सेम है, आर वेक्टर है, तो आर एच एस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना। तो यही क्या है, हमारा एसोसिएटिव लॉ है। इससे हम लोग को समझ में आता है कि वेक्टर एडिशन कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है ना। वेक्टर एडिशन कैसा होता है, एसोसिएटिव भी होता है, क्यूमुलेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर मतलब क्या है, ये भी सेम, इट इज आल्सो अनदर ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ एडिंग दी वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स को ऐड करने की अनदर एक ज्योमेट्रिक मेथड है जिसको हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जैसे इसको ट्रायंगुलर लॉ बोलते हैं, वैसे इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं ना। तो अब इसमें हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं, क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, if the two vectors of the same type originating from the same point, है ना, मतलब टेल, दोनों का टेल एक जगह से निकला, originating from the same point मतलब एक पॉइंट से जो निकलेंगे, ऐसे दो वेक्टर सेम टाइप के जो एक पॉइंट से निकलेंगे, are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram. The resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेम पॉइंट, है ना, मतलब जहां से जो दो वेक्टर्स निकले हैं उसी सेम पॉइंट से उसका डायगोनल स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल रहेगा वो डायगोनल, है ना, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
द रिजल्टेंट ऑफ दैट टू वेक्टर्स, है ना, जो स्टार्टिंग के दो वेक्टर्स रहेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिंपल, वो क्या बोल रहा है कि जो दो ऐसे वेक्टर रहेंगे, ऐसे दो वेक्टर रहेंगे जो क्या कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ये वेक्टर है ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग वेक्टर P, है ना, और यहाँ पे ये एक वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर है जिसको नाम दे देते हैं वेक्टर Q, है ना। ये दो वेक्टर सेम पॉइंट से निकले, इसका देखो, इसका दोनों का टेल एक जगह पे है, हेड अलग अलग जगह पे जा रहा है, लेकिन टेल दोनों का एक जगह पे एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, है ना। तो अब ये दोनों कैसे सेम टाइप के वेक्टर है, सेम टाइप के वेक्टर है, मतलब सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर है दोनों, या फिर दोनों फोर्स है, या फिर दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और ये कैसे, दीज अपीयर्स एज ए साइड्स ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। ये दो क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पैरेललोग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे का स्टेटमेंट हम लोग समझेंगे अच्छे से, है ना। दिख रहा है पैरेललोग्राम जैसा, ओके। तो ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा, ओके। तो अब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर, वो क्या होता है, वो डायगोनल होता है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। वो भी कौन सा वाला डायगोनल, जो कहां से निकलेगा, ये दोनों वेक्टर जहां से निकले उस पॉइंट से निकलेगा, मतलब ये वाला डायगोनल, है ना। तो ये वाला जो डायगोनल रहेगा ये क्या रहेगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, ये दोनों वेक्टर का, है ना। और रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ओके, समझ में आया। पहले इस पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये इसको दे देंगे O, सपोज ये है A, ये है B और ये है C। आप कोई भी नाम दे सकते हो पॉइंट्स को, है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बुक्स को यूज करते हैं, इसलिए मैं बुक्स में जो पॉइंट्स को नाम दिया है वही नाम देने की कोशिश करता हूं, ताकि स्टूडेंट जब बुक यूज करे तो अच्छे से समझ में आए उनको, है ना। तो चलो, इसको हम लोगों ने ये नाम्स दे दिए। अब हम सिंपल इस रिजल्टेंट, जो भी ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले को डिराइव करना है यहाँ पे, ना। तो उसको डिराइव करने के लिए सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को ये C पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है ना। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, इस लाइन को, है ना, इसको आगे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ओके। और सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे P और Q में का जो एंगल है, ये एंगल कितना रहेगा, एंगल बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू एंगल थीटा, है ना। ये एंगल रहेगा थीटा, एंगल बिटवीन P एंड Q। और उसी तरह से एंगल बिटवीन दिस रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट और ये जो पॉइंट P है ना, वेक्टर P है, वेक्टर P और रिजल्टेंट के बीच में का एंगल रहेगा अल्फा, है ना। और उसी तरह से वेक्टर Q और रिजल्टेंट के बीच में का जो एंगल रहेगा ये रहेगा एंगल बीटा, है ना। अल्फा और बीटा ये दो एंगल रहेंगे, ओके। तो चलो, अब ये जो लाइन है, लाइन OB और लाइन OC, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और दोनों का लेंथ भी सेम है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल का जो एंगल रहेगा, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल का एंगल सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू थीटा, ये भी एंगल थीटा है, बराबर। अब और दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते, इसको पॉइंट को नाम देते, इसको नाम दे देते हम लोग D, ओके। अब सब में पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ODC, है ना, ट्रायंगल ODC ले लो, ये ट्रायंगल ODC राइट एंगल ट्रायंगल है ODC। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है OD और C, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है OC, है ना, OC इज हाइपोटेनस। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये दो बाकी के जो बच्चे साइड क्या है OD है ना, OD स्क्वायर प्लस ये क्या है DC स्क्वायर, DC बोलो या CD बोलो चलता है ना। अब अपने को पता है ये OD जो है, OD इज इक्वल टू क्या है, OA प्लस AD है, हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे देख के बता सकते हैं, OD पूरा है, OA प्लस AD मैं इसको लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो देखो, OC स्क्वायर इक्वल टू OD के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, OA प्लस AD, है ना, इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस DC स्क्वायर, राइट है। अब देखो यहाँ पे OA प्लस AD होल स्क्वायर है, मतलब ये A प्लस B होल स्क्वायर है यहाँ पे ना। तो A प्लस B होल स्क्वायर का क्या एक्सपेंशन होता है, पता है सबको, है ना, बचपन से सीखते आ रहे हम लोग, है ना। A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर, है ना। A मतलब क्या है, यहाँ पे OA है, तो A स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, मतलब 2 इंटू, यहाँ पे इंटू ने लिखता हूं मैं, है ना, 2 इंटू क्या हो जाएगा OA, है ना। OA मतलब क्या है अपना A, 2AB होता है ना, तो 2A मतलब OA है और B मतलब क्या है AD है, इंटू AD, है ना,
प्लस क्या होता है बी स्क्वायर मतलब क्या एडी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एडी स्क्वायर है ना, प्लस ये डीसी स्क्वायर एज इट इज है ना, प्लस डीसी स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये एक इक्वेशन मिल गया, इसको नाम दे दो है ना, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके आगे का पोर्शन थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को सिंपल ये जो एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एडी को एलिमिनेट करना है ना। हम लोग को पता है ओए मतलब पी है, ओबी मतलब क्यू है। देखो एसी और ओबी दोनों सेम है, यहां पे हम लोग लिख देंगे पहले। देखो ए सी, ये ए सी और ओबी दोनों पैरेललोग्राम के साइड्स ऑलवेज सेम होते हैं, हम लोग को पता है प्रॉपर्टीज है ना। तो ओबी और एसी दोनों सेम है, तो एसी इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू क्या रहेगा क्यू वेक्टर, बराबर है ना। उसी तरह से ये देखो BC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू, इसकी जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी लेकिन लिख देंगे, BC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू क्या रहेगा P वेक्टर है ना, बराबर। तो ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो हम लोग को OA और OB के फॉर्म में ही सारे वैल्यू लेके आने हैं है ना। तो AD को हम लोग को एलिमिनेट करना है सिंपल। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाला ट्राइंगल देखते हैं हम लोग, कौन सा वाला, ADC है ना। तो इन ट्राइंगल ADC है ना, अब इन ट्राइंगल ADC अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, AC इज अ हाइपोटेनस है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है ना, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो है ना। अब देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है AC स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, देखो यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह पे हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको वापस से इक्वेशन को हम लोग को लिखना है, कैसे लिखना है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख देंगे AC स्क्वायर। ओके, इसमें इसके वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिए। अब क्या करना है, अब अगेन इन ट्राइंगल ADC, देखो इन ट्राइंगल ADC, अब देखो वापस यहाँ पे AD है, इस AD को मुझे एलिमिनेट करना है, AD को मुझे AC के फॉर्म में लिखना है ना। तो कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे एंगल थीटा है ना, तो AD को AC के फॉर्म में, AD क्या है, इस थीटा की क्या है एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है हाइपोटेनस है ना। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है ना, cos थीटा है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ADC cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बराबर। तो एडजेसेंट साइड क्या है AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है AC है ना, AD डिवाइडेड बाय AC। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा AC cos ऑफ थीटा है ना। अब AC मतलब ही क्या है, AC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू Q, यहाँ पे लिखा AC इज इक्वल टू OB क्या है Q है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ Q cos ऑफ थीटा है ना, Q वेक्टर cos ऑफ थीटा है। ओके है ना, इसको अलग नाम दे दो इक्वेशन को, तो इक्वेशन बने थे, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा, बराबर। अब ये वाली वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग। देखो OC स्क्वायर, सब में पहले लिख दो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग Q cos ऑफ थीटा प्लस AC स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे सारे के सारे बाकी के जो भी वैल्यू है वो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस कंप्लीट इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखो OC स्क्वायर मतलब क्या है, OC मतलब क्या है R है रिजल्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R स्क्वायर, OC स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग R स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OA मतलब क्या है, OA मतलब P है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P स्क्वायर प्लस है ना, उसके बाद P स्क्वायर के बाद देखो 2OA इंटू Q cos थीटा। OA मतलब क्या है, OA मतलब P है अगेन है ना। अब ये 2OA Q cos थीटा को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले AC को लिखता हूँ। AC मतलब क्या है, AC देखो AC मतलब ही OB मतलब ही Q है, यहाँ पे AC मतलब OB मतलब क्या है Q है। तो AC स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ Q स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, एडिशन है, किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर को पहले लिख देंगे ना, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे Q स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर का Q स्क्वायर आ गया। अब देखो 2OA मतलब क्या है, OA मतलब P है ना, तो मतलब क्या लिखेंगे हम प्लस 2P है ना, OA मतलब P, उसके बाद Q cos थीटा एज इट इज है।
तो इसको एज इट इज 2pq cos ऑफ थीटा है ना। तो ये मिला हम लोग को रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब ये स्क्वायर में है ना, तो इसका रूट ले लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट है ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा है ना। तो अगर ऐसे दो क्वांटिटी रहेंगे, दो वेक्टर्स रहेंगे जो क्या कर रहे हैं, दो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सेम टाइप के क्वांटिटी, तो वैसे जो भी क्वांटिटी रहेंगे उनका जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो उसी पॉइंट में से निकलने वाला जो डायगोनल रहेगा वो रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से हम लोग को मिलेगा है ना। अब ये तो मिल गया हम लोग को फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड है ना। अब उसका पोजीशन कैसे बताएंगे हम लोग ना। पोजीशन मतलब क्या है, सिंपल, मतलब जो भी हमारा वेक्टर p है, वेक्टर p से रिजल्टेंट कहां पे है, या फिर वेक्टर q से रिजल्टेंट कहां पे है, मतलब वेक्टर p से रिजल्टेंट का एंगल या फिर वेक्टर q से रिजल्टेंट का एंगल, मतलब अल्फा की वैल्यू या फिर बीटा की वैल्यू है ना। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अगेन ODC है ना, इन ट्रायंगल ODC है ना। अब अगेन देखते हैं इन ट्रायंगल ODC है ना। अब ODC में ये अल्फा है ना, तो अब tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड है ना। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, DC है ना। तो अपोजिट साइड इज DC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, OD है ना। एडजेसेंट साइड इज OD है ना। अब देखो ये DC डिवाइडेड बाय OD को कैसे लिख सकते हैं, O2D को कैसे लिख सकते हैं, OA प्लस AD है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग OA प्लस AD। ओके, समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, अब सिंपल हम लोग को यहां पे ये DC, देखो ये DC और ये AD, ये दोनों को हम लोग को एलिमिनेट करना है ना। इस यहां से DC और AD को हम लोग को हटाना है, और DC और AD को हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, हम लोग को AC के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि AC मतलब ही क्या है, Q है ना। समझ में आ रहा है। तो ये देखो सबसे पहले AD को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल ADC है ना। इन ट्रायंगल ADC, अब देखो इन ट्रायंगल ADC में हम लोग को AD को AC के फॉर्म में लिखना है। AD है एडजेसेंट साइड और AC क्या है, AC है हमारा डायगोनल है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, कौन सा वाला लेना पड़ेगा, cos थीटा है ना। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस बराबर, तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ना। तो एडजेसेंट साइड है AD और हाइपोटेनस है AC। ओके, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC cos ऑफ थीटा, और AC मतलब ही क्या है, AC मतलब ही AB मतलब ही क्या है, Q है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Q cos ऑफ थीटा है ना। तो AD इज इक्वल टू Q cos ऑफ थीटा। ओके, उसी तरह से अब DC को भी हम लोग को AC के फॉर्म में लिखना है ना। तो ये क्या अपोजिट साइड है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, sin थीटा है ना। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ना। तो अपोजिट साइड क्या है, DC, हाइपोटेनस क्या है, AC। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC साइन ऑफ थीटा। अगेन AC मतलब क्या है, Q है, तो Q साइन ऑफ थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों को। देखो AD मतलब क्या हुआ, Q cos ऑफ थीटा, और DC मतलब क्या हुआ, Q साइन ऑफ थीटा। ओके, अब ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज वहां पे पुट कर देना। यहाँ पे इसको कहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, दो स्टेप में ये आंसर अपना मिल जाएगा। देखो इसी इक्वेशन में लिखना है हम लोग को। इक्वेशन क्या है हमारा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है, DC डिवाइडेड बाय OA प्लस AD। ओके, तो देखो DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू मिल गई हम लोग को Q साइन थीटा है ना। यहाँ पे लिख देंगे Q साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय OA की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, OA। देखो OA क्या है, P है ना। तो यहाँ पे P प्लस AD की जगह पे क्या लिखना है, AD इज इक्वल टू क्या है, Q cos थीटा प्लस Q cos ऑफ थीटा। ओके, अब ये अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ इनवर्स है ना। क्या बन जाएगा, Q साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos ऑफ
थीटा। ओके, तो इस तरह से हम लोग को अल्फा की वैल्यू मिलेगी, मतलब ही जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की पोजीशन पी वेक्टर से कहां पे, ये हम लोग को मिलेगी, है ना। अब इस तरह से बीटा की वैल्यू को भी हम लोग डिराइव करके उसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह से सिंपल tan इनवर्स, क्या करना है, क्यू के जगह पे पी लगाना है, पी के जगह पे क्यू करना है, बस सिंपल इंटरचेंज करना है। क्यू के जगह पे क्या लिखना है, पी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय पी के जगह पे क्यू प्लस क्यू के जगह पे पी कॉज ऑफ थीटा। देखो पी के जगह पे क्यू लिखो, क्यू के जगह पे पी लिखो, तो बीटा का फॉर्मूला भी आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। समझ में आया ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए सब में पहले एक चीज को समझ लेना है हम लोग को, कि कोई भी जो चीज होती है, कोई भी लोड या फिर कोई भी चीज को हम लोग लिफ्ट करते हैं, है ना, तो उसके ऊपर किस टाइप के फोर्सेस आते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेंगे कि एक ये मार्कर है। अब ये मार्कर को मैं ऐसे वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर रहा हूं, है ना, जैसे आपको दिख रहा है वर्टिकली मैं इसको अपवर्ड लिफ्ट कर रहा हूं ना। तो अब जब मैं वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स आ रहा है, सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड फोर्स आ रहा है ना। वर्टिकली अपवर्ड मैं इसको खींच रहा हूं, सिर्फ इस पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स आ रहा है ना। अगर मान लो ये मार्कर ऐसा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, इसको मैं हॉरिजॉन्टली इधर खींच रहा हूं, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टली इधर पुश कर रहा हूं, है ना, लेफ्टवर्ड खींच रहा हूं या राइटवर्ड पुश कर रहा हूं, है ना। देखो इधर खींच रहा हूं या फिर इधर ढकेल रहा हूं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स गिर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसे या ऐसे, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है, पुल टाइप या फिर पुश टाइप, है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है। इसको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करूंगा तो इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है ना। लेकिन अगर किसी बॉडी को मान लो, किसी बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, इस इंक्लाइन डायरेक्शन में खींच रहा हूं, देखो ऐसे टेढ़ा ऐसे खींच रहा हूं इस डायरेक्शन में ना। अब जब मैं किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचूंगा, ऐसा इंक्लाइन थोड़ा टेढ़ा मैं ऐसे खींचूंगा इसको, है ना, इंक्लाइन फोर्स इसके ऊपर लगा होगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में इसको खींचूंगा, तो अब इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, है ना। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं, इसके ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। एक तो ये देखो अब इंक्लाइन जा रहा है, मतलब देखो ये ऊपर भी जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है इधर, है ना। देखो ये ऊपर भी जा रहा है और इधर आगे भी जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है, देखो, है ना, देखो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है, बराबर। तो देखो इसके लिए इसके ऊपर जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड मूव करती है ना, तो मान लो अब वो बॉडी को मान लो कि वो बॉडी यहाँ पे और एक पार्टिकल के फॉर्म में है ना, यहाँ पे। अब इस बॉडी को मैं इस तरह से इंक्लाइंड लिफ्ट कर रहा हूं, इस तरह से, है ना। तब इंक्लाइंड लिफ्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे, दो टाइप के फोर्स आएंगे ना। एक तो ऊपर दो टाइप के फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना, जब इंक्लाइंड आगे जाएगा तो यहाँ पे वर्टिकली भी मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है ना। तो इसके लिए इसके ऊपर दोनों टाइप के फोर्स आ रहे हैं, वर्टिकल फोर्स भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ रहा है ना। तो अब देखो, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या होता है, सिंपल, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना, दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना उसको, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो अब उसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल को इंक्लाइंड फोर्स लगा के इस पार्टिकल को यहाँ पे हम लोगों ने पहुंचा दिया, इसका ओरिजिनल पॉइंट था O और यहाँ पे अब ये A पॉइंट पे पहुंच गया है पार्टिकल, है ना। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है इसको बोल देते हैं, ये फोर्स F वेक्टर फोर्स है हमारा, है ना। अब ये जो फोर्स है ये इंक्लाइन फोर्स लगा, तो मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे कुछ वर्टिकल फोर्स लगा, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, तब जाके ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, है ना, क्योंकि ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी गया, है ना। तो अब इस फोर्स वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। तो इसके लिए इसको हम लोग एफ एक्स नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स होती है, इसके लिए एफ एक्स नाम दे देंगे ना। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल एक्सिस वाई होती, तो इसको एफ वाई नाम दे देंगे हम लोग, है ना। समझ में आ रहा। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये एंगल है सपोज थीटा, है ना। अब ये एंगल है सपोज थीटा, तो अब देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में ओ ए यहाँ पे नाम देते सी और इसको नाम देते डी, है ना। तो अब देखो ओ ए सी में, है ना,
इन ट्रायंगल ओएसी है ना, इन ट्रायंगल ओएसी है ना। अब ओएसी में ये देखो, ये हाइपोटेनस है हमारा है ना, और ये क्या है, ये अपोजिट साइड है ना। तो अपोजिट साइड क्या है, एसी। एसी इज इक्वल टू क्या है, ओडी है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एसी इज इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू क्या है, हमारा एफ वाई है ना। अब इन ट्रायंगल एओसी क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस बराबर अपोजिट साइड है हमारी एसी डिवाइड बाय हाइपोटेनस है हमारा ओ ए है ना। तो अपोजिट साइड हमारी कौन सी है, ए सी है ना। तो ए सी मतलब ही क्या है, ओडी मतलब ही क्या है, एफ वाई है। तो एफ वाई डिवाइड बाय ओ ए क्या है हमारा एफ, हमारा सिंगल फोर्स है ना। तो एफ को इधर लेके आ जाओ तो देखो एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा है ना। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर फोर्स हम लोग को मिल गया, दैट इज एफ साइन थीटा। उसका फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग को मिल गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल क्या होता है, ये है हमारा साइड है ना, एडजेसेंट साइड है। ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड किस में आता है, कॉस थीटा है ना। तो देखो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ना। तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है हमारा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, ओसी डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारा ओए है ना। तो ओसी मतलब ही क्या है, एफ एक्स है ना, और ओए मतलब ही क्या है, एफ है ना। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एफ। तो एफ को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस सिंगल वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर ऑफ cos थीटा है ना। तो या फिर एफ cos थीटा सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो इस तरह से इसके वर्टिकल कंपोनेंट की फॉर्मूला मिल गया हम लोग को एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मिल गया एफ cos थीटा। तो इस तरह से एक सिंगल फोर्स को जो एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसके फॉर्मूले हम लोग को यहाँ पे मिले हैं। ओके, अब इसका जो एंगल, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन हम लोग इस पॉइंट से कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हम लोग को ये एंगल थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसी सेम ट्राइंगल में ओएसी में tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, एसी डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या है, ओसी। तो एसी डिवाइडेड बाय ओसी। तो एसी मतलब ही क्या है, ओडी मतलब एफ वाई है ना। तो एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम लोग को इसका पोजीशन मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी सिंगल वेक्टर। ओके, समझ में आया ये। अब ये जो सिंगल वेक्टर फोर्स है एफ, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सपोज ये है हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। तो ऐड एंड स्क्वायर बहुत सारे मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं। ऐड एंड स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है ना। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड भी करना है और उसका स्क्वायर भी करना है ना। तो देखो लेफ्ट साइड वालों को ऐड कर देते, देखो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर कर देंगे ना। तो लेफ्ट में क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एफ कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से एफ स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। तो देखो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका रूट ले लेंगे, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये मिल गया, इस फॉर्मूले से हम लोग को मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सिंगल वेक्टर फोर्स है ना, या फिर रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस टू मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं है ना। अब इसी तरह से अगर 3 कंपोनेंट रहेंगे ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट रहेंगे, तब इसका रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल मान लेते हैं f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर।
ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, where fx is a component of this single force in x direction, fy is a component of this force in y direction, and fz is a component of this force or this vector in z direction. ओके, समझ में आया? तो इस तरह से फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है इस चैप्टर नंबर 2 का, मैथमेटिकल मेथड्स का, है ना। तो पार्ट 2 में हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे इसका। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो, वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट समझ में आए अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।